तो आज की इस गहन चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर गहराई में जाने वाले हैं वो कुछ ऐसा है जो हमारे हर दिन हर घंटे इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। है ना? लेकिन जिसे हम कभी अपनी आंखों से देख नहीं पाते। हाँ, ये एकदम सच है। तो आज की चर्चा का जो आधार है वो OMNeTET++ का उपयोग करके नेटवर्क प्रोटोकॉल का प्रदर्शन विश्लेषण, इस विषय पर आधारित रिसर्च और नोट्स हैं। जी, और ये विषय वाकई में बहुत रोमांचक है ना? तो हमारा मिशन बहुत ही स्पष्ट और दिलचस्प है। ये समझना कि इंटरनेट की ये जो अदृश्य नियम होते हैं जिन्हें हम प्रोटोकॉल कहते हैं, वो आखिर काम कैसे करते हैं। बिल्कुल। और उससे भी बड़ी बात, असल दुनिया में बिना एक भी तार या फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाए इंजीनियर इन नियमों को कैसे टेस्ट कर लेते हैं। इसी बात ने मुझे भी सबसे ज्यादा आकर्षित किया था। अगर हम इस चर्चा को थोड़े बड़े नजरिए से देखें तो आज के समय में टेलीकम्युनिकेशन और कंप्यूटर नेटवर्क का जाल इतना ज्यादा जटिल हो गया है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। रोजाना लाखों नए स्मार्ट टीवी, फोन, गाड़ियां और यहाँ तक कि फ्रिज भी इंटरनेट से जुड़ रहे हैं। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं कि किसी बड़े शहर में एक नया हाईवे बनाना है या कोई बहुत बड़ा फ्लाईओवर बनाना है। सही उदाहरण है। अब ऐसा तो होता नहीं है कि इंजीनियर सीधे सीमेंट और डामर लेकर सड़क बनाना शुरू कर दें, है ना? बिल्कुल नहीं। पहले एक सिमुलेशन या मॉडल बनाया जाता है। एकदम सही। कंप्यूटर पर ट्रैफिक चलाकर देखा जाता है कि सुबह के वक्त कहाँ जाम लगेगा या कहाँ सिग्नल चाहिए, या अगर अचानक कोई पुल बंद हो जाए तो गाड़ियों का भाव कैसे बदलेगा। बिल्कुल वैसे ही हमारी इस पूरी डिजिटल दुनिया में जहां अरबों खरबों डेटा पैकेट हर सेकंड दौड़ रहे हैं, उस ट्रैफिक को बिना असली तार बिछाए जांचने के लिए OMNeT++ नाम का एक टूल काम करता है। शहर और हाईवे की ये तुलना एकदम सटीक है। ऐसे में OMNeT++ जैसे सिमुलेशन टूल्स आज के शोधकर्ताओं और इंजीनियरों के लिए कोई विकल्प नहीं रह गए हैं, बल्कि ये एक बुनियादी जरूरत बन गए हैं। हाँ, क्योंकि हर चीज असल दुनिया में तो टेस्ट की नहीं जा सकती। बिल्कुल। इन टूल्स की मदद से अनगिनत घंटों का समय बचता है और अरबों रुपयों के हार्डवेयर का खर्च बचता है। अगर ये सिमुलेशंस ना हो तो हर नई तकनीक को असल दुनिया में बिछाकर आजमाने का जोखिम उठाना पूरी तरह से असंभव हो जाएगा। जरा सोचिए, अगर हर नए प्रयोग के लिए पूरे शहर का इंटरनेट बंद करना पड़े तो क्या होगा। वो तो एक बहुत बड़ा दुस्वप्न हो जाएगा। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया के अंदर चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन अदृश्य नियमों की जिन्हें हम नेटवर्क प्रोटोकॉल कहते हैं। जी। जो स्रोत सामग्री हमारे पास है उसे पढ़ते हुए ये बात बहुत गहराई से समझ में आती है कि नेटवर्क प्रोटोकॉल असल में सिर्फ एक आम सहमति या नियमों का एक सेट होते हैं। ये नियम तय करते हैं कि किसी भी नेटवर्क पर डेटा का संचार कैसे होगा। बिल्कुल। इसे दो अलग-अलग देशों के राजनयिकों की बातचीत की तरह समझा जा सकता है। अच्छा, वो कैसे? मान लीजिए एक स्पेनिश बोलता है और दूसरा जापानीज, तो वे शायद अंग्रेजी में बात करने पर सहमत हों ताकि दोनों एक दूसरे को समझ सकें। अरे वाह! प्रोटोकॉल भी मशीनों के बीच की वही सहमति है। ये बहुत अच्छा उदाहरण है। ये नियम सुनिश्चित करते हैं कि एक डिवाइस से निकला डेटा दूसरे डिवाइस तक सही सलामत पहुंचे, और वो भी बिना किसी छेड़छाड़ के। एकदम सही। हम अक्सर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में TCP/IP या HTTP और UDP जैसे नाम सुनते हैं। जब भी कोई वेबसाइट खुलती है तो शुरुआत में HTTP लिखा होता है। ये सब अलग-अलग प्रोटोकॉल हैं। हाँ, और हर एक का अपना एक खास काम होता है। अब सवाल ये आता है कि इन प्रोटोकॉल्स का परीक्षण करने के लिए भौतिक या फिजिकल नेटवर्क बिछाने के बजाय सिमुलेशन का उपयोग ही क्यों किया जाता है। एक लैब में कुछ 100 कंप्यूटर और राउटर लगाकर भी तो टेस्ट किया जा सकता है ना। मैं बस एक आम नजरिए से सोच रहा हूँ। लैब में परीक्षण करना एक हद तक तो ठीक है, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी सीमा है। वो क्या? भौतिक नेटवर्क स्थापित करना बहुत ही महंगा और समय लेने वाला काम है। मान लीजिए कि किसी नई 5G तकनीक का परीक्षण करना है जिसमें ये देखना है कि अगर एक ही समय में 10 लाख लोग एक ही टावर से जुड़ जाएं तो क्या होगा। लैब में 10 लाख फोन लाना तो मुमकिन नहीं है। बिल्कुल। और उनके यूजर कहाँ से लाए जाएंगे? सिमुलेशन यहीं पर अपना जादू दिखाता है। ये एक बहुत ही सुरक्षित, किफायती और नियंत्रण वाला सैंडबॉक्स है। सैंडबॉक्स यानी जहां कुछ भी बनाकर तोड़ा जा सके बिना किसी असली नुकसान के। जी। इसकी मदद से शोधकर्ता अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर बेहद जटिल सिस्टम के मॉडल बना सकते हैं। वो कृत्रिम रूप से तूफान ला सकते हैं, टावर गिरा सकते हैं या ट्रैफिक को 10 गुना बढ़ा सकते हैं। और ये सब बिना किसी असल नुकसान के होता है। एकदम सही।
और यहीं से OMNT++ की एंट्री होती है, जो हमारी डिजिटल दुनिया का वो सैंडबॉक्स है। रिसर्च में एक बहुत भारी भरकम शब्द का इस्तेमाल हुआ है। कौन सा शब्द? इसमें कहा गया है कि OMNT++ एक डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन एनवायरनमेंट है। जब ये शब्द पहली बार सामने आया तो थोड़ा सिर चकरा गया। हाँ, ये तकनीकी शब्द सुनने में थोड़ा डरावना लगता है। लेकिन अगर इसे आसान भाषा में डिकोड किया जाए तो इसका क्या मतलब है? असल में ये बहुत दिलचस्प है। डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन को समझने के लिए स्टॉप मोशन एनिमेशन वाली फिल्मों के बारे में सोचना चाहिए। स्टॉप मोशन एनिमेशन? हाँ, उन फिल्मों में हर एक फ्रेम को तब खींचा जाता है जब कोई हरकत होती है। बीच के खाली समय को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। अच्छा। सिमुलेशन की दुनिया में भी यही होता है। कंप्यूटर हर एक माइक्रोसेकंड की लगातार गणना नहीं करता। तो वो गणना कब करता है? वो केवल तब गणना करता है जब कोई इवेंट या घटना होती है। जैसे कि नेटवर्क में कोई डेटा पैकेट भेजा गया या कोई पैकेट राउटर तक पहुंचा। बीच के उस खाली समय को कंप्यूटर सीधे छोड़ देता है। ओहो, मतलब इससे कंप्यूटर की बहुत सारी ऊर्जा और मेमोरी बच जाती होगी। एकदम सही। इसी वजह से ये टूल इतने बड़े नेटवर्क्स को सिमुलेट कर पाता है। कमाल है। इसके अलावा इसके कुछ और भी शानदार खूबियां हैं। ये एक क्रॉस प्लेटफॉर्म है, जिसका मतलब है कि चाहे विंडोज़ का इस्तेमाल हो रहा हो, लिनक्स का या मैकओएस का, ये हर जगह बिना किसी रुकावट के काम करता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात ये है कि एकेडमिक रिसर्च करने वाले छात्रों या गैर लाभकारी संस्थाओं के लिए ये पूरी तरह से ओपन सोर्स है, यानी मुफ्त में उपलब्ध है। मुफ्त होना तो हमेशा ही एक अच्छी बात है। नोट्स में इसके डिजाइन को लेकर एक और दिलचस्प बात सामने आई। इसकी तकनीकी बनावट को कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर कहा गया है। जी। क्या इसे बचपन में खेलने वाले लेगो ब्लॉक्स की तरह समझा जा सकता है? लेगो ब्लॉक्स का ये उदाहरण बिल्कुल सटीक बैठता है। जब हम लेगो से कोई गाड़ी बनाते हैं तो हर बार नया पहिया या नया दरवाजा नहीं बनाते। हाँ, हम बस डिब्बे से एक तैयार पहिया निकालते हैं और उसे लगा देते हैं। ONNT++ का डिजाइन बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें अलग अलग मॉड्यूलर कंपोनेंट्स होते हैं। मान लीजिए एक राउटर बनाना है तो सॉफ्टवेयर में पहले से ही राउटर के छोटे छोटे ब्लॉक मौजूद हैं। बस उन्हें जोड़ना होता है। बिल्कुल। इसके साथ बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज आती हैं, जैसे कि iNet लाइब्रेरी, जिनमें इंटरनेट प्रोटोकॉल के अनगिनत तैयार मॉडल रखे होते हैं। और इसका जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या GUI है, वो इस पूरे काम को विजुअल बना देता है। मतलब सिर्फ कोड की नीरस लाइनें नहीं देखनी पड़ती। हाँ, बाकायदा स्क्रीन पर नेटवर्क के नोड्स और उनके बीच जाते हुए डेटा के पैकेट्स को देखा जा सकता है। ये तो किसी वीडियो गेम जैसा लगता है। तो चलिए अब समझते हैं कि ये टूल काम कैसे करता है। कोई नया इंजीनियर या शोधकर्ता इसमें शुरुआत कैसे करता है? इसका एक पूरा प्रोसेस है। स्रोत सामग्री में इस पूरे प्रक्रिया को कई हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहला कदम है सेटअप। जी। सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के बाद एक शब्द आता है एक्लिप्स बेस्ड IDE। इसे लेकर थोड़ी उलझन हो सकती है। ये IDE क्या भला है? इसे एक डिजिटल वर्कशॉप या औजारों के बक्से की तरह समझें। हाँ? IDE यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। वर्कशॉप की तरह कैसे? जैसे एक बढ़ई के पास एक मेज होती है जहां आरी, हथौड़ा और कीले सब एक जगह सलीके से रखे होते हैं, वैसे ही कोडिंग करने वालों के लिए IDE वह जगह है जहां वो कोड लिख सकते हैं, उसे सुधार सकते हैं और वहीं पर सिमुलेशन को चलाकर देख सकते हैं। अच्छा, अब समझ आया। एक्लिप्स एक बहुत ही मशहूर प्लेटफॉर्म है और OMNT++ ने अपनी वर्कशॉप उसी के ऊपर बनाई है ताकि इस्तेमाल करने वालों को एक जाना पहचाना माहौल मिल सके। बढ़िया। वर्कशॉप तैयार होने के बाद दूसरा अहम कदम आता है मॉडल बनाना। ये वो जगह है जहां असली मजा शुरू होता है। बिल्कुल, यहीं पर नेटवर्क खड़ा किया जाता है। इसके ग्राफिकल इंटरफेस का उपयोग करके नेटवर्क की टोपोलॉजी तय की जाती है। आसान शब्दों में कहें तो नेटवर्क का नक्शा बनाया जाता है। जी, कि कौन सा कंप्यूटर कहाँ होगा, सर्वर कहाँ रखा जाएगा और उनके बीच तार या वायरलेस कनेक्शन कैसे जुड़ेंगे। और सबसे खास बात, इसी चरण में ये तय किया जाता है कि कौन सा प्रोटोकॉल सिमुलेट करना है, चाहे वो जाना माना TCP हो या फिर कोई बिल्कुल नया और खुद का बनाया हुआ कस्टम प्रोटोकॉल। कस्टम प्रोटोकॉल को सपोर्ट करना इसकी बहुत बड़ी ताकत है। सही बात है। इसके बाद बारी आती है पैरामीटर्स या नियम सेट करने की। ये ऐसा है जैसे हाईवे बनने के बाद उस पर स्पीड लिमिट तय करना। जैसे हर कनेक्शन के लिए बैंडविड्थ कितनी होगी, लेटेंसी क्या रहेगी और डेटा पैकेट का साइज क्या होगा। एकदम सही। ये सब बारीकी से तय किया जाता है। फिर INET फ्रेमवर्क की मदद से नेटवर्क में ट्रैफिक पैटर्न डाला जाता है। ट्रैफिक पैटर्न का मतलब ये तय किया जाता है
कि क्या लोग सिर्फ छोटी छोटी ईमेल भेज रहे हैं या फिर एक साथ हजारों लोग 4K रेजोल्यूशन में कोई फिल्म स्ट्रीम कर रहे हैं। और जब ये सब सेट हो जाता है तब प्ले बटन दबाया जाता है। सिमुलेशन इंजन रन करने के बाद रियल टाइम मॉनिटरिंग शुरू होती है। और यहीं पर असली विश्लेषण होता है। बिल्कुल। जो डेटा निकल कर आता है उसमें कुछ बहुत ही भारी तकनीकी शब्द होते हैं, जैसे कि थ्रूपुट, डिले, जिटर और पैकेट लॉस। हाँ, ये शब्द काफी आम है इस फील्ड में। इन शब्दों को सुनकर कोई भी आम इंसान थोड़ा घबरा सकता है। क्या हम इन पैमानों को रोजमर्रा की भाषा में डिकोड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसे एक पानी के पाइप और मोटर से समझते हैं। ठीक है। थ्रूपुट का मतलब है कि पाइप कितना चौड़ा है, यानी 1 सेकंड में कितना लीटर पानी या आसान भाषा में डेटा वहां से गुजर सकता है। और डिले? डिले या लेटेंसी का मतलब है कि मोटर चालू करने के बाद नल से पानी आने में कितना समय लगा। और जिटर क्या है? ये शब्द अक्सर वीडियो कॉल्स के दौरान सुनने को मिलता है। जिटर का मतलब है डेटा के पहुंचने के समय में होने वाला बदलाव। बदलाव कैसा? मान लीजिए एक ऑनलाइन वीडियो कॉल चल रही है। डेटा लगातार आना चाहिए, लेकिन कभी डेटा बहुत तेजी से आ जाता है और कभी बीच में 1 सेकंड के लिए रुक जाता है। हाँ, ऐसा अक्सर होता है। इससे होता ये है कि सामने वाले की आवाज या वीडियो अचानक से अटक जाती है और फिर एकदम से फास्ट फॉरवर्ड होके चलने लगती है। ओह! इसी असंतुलन को जिटर कहते हैं। तो वो जो व्हाट्सएप कॉल पर आवाज रोबोट जैसी हो जाती है, वो जिटर का कमाल है। बिल्कुल वही जिटर है। और पैकेट लॉस तो नाम से समझ आ रहा है, जैसे कोई चिट्ठी डाक में ही कहीं खो जाए और अपनी मंजिल तक पहुंचे ही ना। एकदम सही। जब इंटरनेट कनेक्शन कमजोर होता है तो बीच रास्ते में कुछ डेटा पैकेट गायब हो जाते हैं। इसे ही पैकेट लॉस कहते हैं। OMIT++ इन्हीं सब चीजों को मापता है और बताता है कि अलग-अलग परिस्थितियों में कौन सा प्रोटोकॉल कितनी अच्छी तरह काम कर रहा है। और मैंने पढ़ा था कि इसके साथ ही नेटवर्क की स्केलेबिलिटी भी जांची जाती है। जी। स्केलेबिलिटी यानी अगर अचानक नेटवर्क पर यूजर्स की संख्या 10 गुनी कर दी जाए तो क्या नेटवर्क क्रैश हो जाएगा या संभल जाएगा? ये सब थ्योरी में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसे एक केस स्टडी से समझते हैं कि ये असल दुनिया में कैसे काम आता है। बिल्कुल। रिसर्च नोट्स में TCP और UDP के बीच तुलना का एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण दिया गया है। हम जानते हैं कि TCP बहुत ही भरोसेमंद है और UDP बहुत तेज है, लेकिन इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इसे लाइव क्रिकेट मैच बनाम कोई किताब डाउनलोड करने के उदाहरण से समझा जा सकता है। वो कैसे? जब कोई किताब या PDF डाउनलोड की जाती है तो वहां TCP का इस्तेमाल होता है। TCP ये सुनिश्चित करता है कि किताब का हर एक पन्ना, हर एक अक्षर सही सलामत पहुंचे। हाँ, वरना किताब तो अधूरी रह जाएगी। बिल्कुल। अगर एक भी पन्ना छूट गया तो वो वापस जाकर उसे दोबारा लाता है। इसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन गारंटी पूरी होती है। और UDP? UDP एक लापरवाह लेकिन बेहद तेज डिलीवरी वाले इंसान की तरह है। अच्छा। जब कोई लाइव क्रिकेट मैच देखा जा रहा होता है तो वहां UDP काम आता है। उसका काम है स्क्रीन पर फटाफट तस्वीरें भेजना। अगर बीच में कोई एक फ्रेम या कुछ पिक्सल गायब भी हो जाए तो भी मैच रुकना नहीं चाहिए। दर्शक ये बर्दाश्त कर सकते हैं कि 1 सेकंड के लिए तस्वीर थोड़ी धुंधली हो जाए। हाँ, वो तो है। लेकिन वो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि विराट कोहली का छक्का देखने के लिए वीडियो बीच में बफर करने लगे। बिल्कुल सही बात है। OMNet++ का उपयोग करके शोधकर्ता बिल्कुल यही सिमुलेट करते हैं। वो एक नकली सर्वर बनाते हैं और उस पर करोड़ों नकली दर्शकों का ट्रैफिक डालकर देखते हैं कि TCP इस्तेमाल करने पर सर्वर कब क्रैश होगा और UDP इस्तेमाल करने पर अनुभव कैसा रहेगा। ये तो सच में दिमाग को चकरा देने वाला है कि कैसे इन टूल्स के जरिए भविष्य की समस्याओं को पहले ही सुलझा लिया जाता है। जी हाँ। अगर हम इस चर्चा को आज की आधुनिक तकनीकों से जोड़ें तो इसके अनुप्रयोग बहुत ही हैरान करने वाले हैं, जैसे कि IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसका दायरा बहुत बड़ा है। आज स्मार्ट शहरों में हर जगह सेंसर लगे हैं, कूड़ेदान से लेकर स्ट्रीट लाइट तक। ये सब आपस में बात कर रहे हैं। इन छोटे छोटे सेंसर्स के बीच डेटा का संचार कैसे होगा और बैटरी कैसे बचेगी, इसे सिमुलेट करने के लिए OMNet++ का बहुत उपयोग हो रहा है। बिल्कुल। और 5G या आने वाले 6G वायरलेस नेटवर्क की बात करें तो वहां भी ये सिर्फ तार वाले नेटवर्क तक सीमित नहीं है। तो क्या हवा में भी सिमुलेशन होता है? हाँ, हवा में रेडियो तरंगों के जरिए
डेटा कैसे सफर करेगा, इमारतों से टकराकर सिग्नल कैसे कमजोर होगा, इन सब जटिलताओं का परीक्षण इसमें किया जा सकता है। ये तो सच में कमाल है। साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। साइबर सुरक्षा में कैसे? एक पूरी तरह से सुरक्षित और नियंत्रित माहौल में नेटवर्क पर डीडोस अटैक करके देखा जा सकता है कि फायरवॉल या सुरक्षा प्रोटोकॉल कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। जहां लाखों नकली कंप्यूटर एक साथ सर्वर को गिराने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल वही। ये बिना असली नुकसान सहे नेटवर्क की कमजोरियों खोजने का सबसे बेहतरीन तरीका है। ये सब सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे ओमनेट प्लस के पास कोई जादू की छड़ी है और ये सब कुछ कर सकता है। जादू की छड़ी तो नहीं है। वही मैं सोच रहा था कि जहां इतनी जटिलताएं हैं वहां कोई ना कोई पेंच तो जरूर होगा। क्या इसकी कुछ कमियां या सीमाएं भी हैं? हर तकनीकी उपकरण की तरह इसकी भी कुछ सीमाएं हैं और किसी भी टूल को पूरी तरह समझने के लिए उसकी कमजोरियों को जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती है इसकी जटिलता। यह कोई साधारण सॉफ्टवेयर नहीं है जिसे कोई भी डाउनलोड करके तुरंत इस्तेमाल करने लगे। इतने विस्तृत सिमुलेशन बनाने के लिए बहुत समय, धैर्य और सबसे बढ़कर C++ जैसी प्रोग्रामिंग भाषा और नेटवर्क प्रोटोकॉल की बहुत गहरी समझ होनी चाहिए। नए लोगों के लिए इसे सीखना पहाड़ चढ़ने जैसा हो सकता है। और कंप्यूटर की ताकत का क्या मतलब? क्या कोई अपने साधारण लैपटॉप पर पूरे शहर का 5G नेटवर्क सिमुलेट कर सकता है? तो साधारण लैपटॉप पे चल जाते हैं, लेकिन जब हजारों नोड्स वाले बहुत बड़े और जटिल नेटवर्क को सिमुलेट किया जाता है तो इसके लिए बहुत भारी कंप्यूटेशनल पावर और रैम की आवश्यकता होती है। एक पूरा शहर सिमुलेट करने के लिए शायद किसी सुपर कंप्यूटर या बहुत बड़े सर्वर क्लस्टर की जरूरत पड़े। सिमुलेशन जितना असली दुनिया के करीब होगा, उसे चलाने में उतनी ही ज्यादा मशीन की ताकत लगेगी। तो फिर इसका मतलब है कि रियल टाइम नेटवर्क को सिमुलेट करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। जी हाँ, रियल टाइम सिमुलेशन बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उसमें कंप्यूटर को असल दुनिया की गति से गणना करनी होती है। तो फिर इसका कोई समाधान? इसके लिए अक्सर अतिरिक्त टूल्स का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन तकनीक की दुनिया में कभी भी सिर्फ एक ही रास्ता नहीं होता। और क्या रास्ते हैं? अगर किसी को लगता है कि ओमनेट++ उनके काम के लिए सही नहीं है, तो NS3, OPNet और कॉलनेट जैसे अन्य बेहतरीन विकल्प भी मौजूद हैं। हर टूल का अपना एक अलग स्वाद है और अपनी एक अलग खासियत होती है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ समेटें तो क्या तस्वीर उभरती है? ओमनेट++ सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि ये नेटवर्क डिजाइन और भविष्य की तकनीकों को आकार देने वाला एक बेहद शक्तिशाली औजार है। बिल्कुल। ये संचार प्रोटोकॉल की परतों को खोलकर दिखाता है कि वे कैसे काम करते हैं। जैसे जैसे हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां सब कुछ इंटरनेट से जुड़ा है, ऐसे सिमुलेशन टूल्स की अहमियत सिर्फ बढ़ती ही जाएगी। सही कहा। इस चर्चा को अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखें तो ये एहसास होता है कि जब भी हम अपना स्मार्ट टीवी चालू करते हैं और बिना किसी रुकावट की फिल्म देखते हैं या जब ऑनलाइन पेमेंट पलक झपकते ही सफल हो जाती है, तो हमें लगता है कि ये सब अपने आप हो रहा है। हाँ, हमें तो बस स्क्रीन पे नतीजा दिखता है। लेकिन उस एक सेकंड की सहजता के पीछे न जाने कितने सिमुलेशन टूल्स, कितनी रातों की मेहनत और ऐसे ही सैंडबॉक्स में किए गए परीक्षण छिपे होते हैं। ये बहुत गहरी बात है। ये जानना इसलिए जरूरी है ताकि हम समझ सकें कि हमारी आज की ये चमचमाती डिजिटल दुनिया कितनी गहरी नींव और कितनी कड़ी टेस्टिंग पर खड़ी है। ये सच में नजरिया बदलने वाला विचार है। अंत में इस पूरी सामग्री पर विचार करते हुए मेरे दिमाग में एक बहुत ही अलग तरह का सवाल आता है। कैसा सवाल? एक ऐसा विचार जो इसी तकनीक से प्रेरित है, लेकिन हमें एक नए दायरे में ले जाता है। यदि हम आज इतने विशाल और जटिल वैश्विक संचार नेटवर्कों को इतनी सटीकता से कंप्यूटर पर सिमुलेट कर सकते हैं, जहां संभावित ट्रैफिक जैम, डेटा के टकराव और सुरक्षा की कमजोरियों का पहले से पता चल जाता है, तो क्या भविष्य में हम इसी डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन तकनीक का इस्तेमाल करके मानव समाज की व्यवस्थाओं, वैश्विक सप्लाई चेन या यहाँ तक कि दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को सिमुलेट कर पाएंगे? बाबरे, ये तो बहुत बड़ा विचार है। क्या हम असल दुनिया में आर्थिक संकट या खाने की कमी आने से पहले ही कंप्यूटर स्क्रीन पर उसका सटीक समाधान ढूंढ पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर विचार करना चाहिए। क्या कमाल का विचार है। इसी गहरे सवाल के साथ आज की इस रोमांचक गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। डिजिटल दुनिया के पर्दे के पीछे की यात्रा यकीनन बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।